नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं निकेश शर्मा आपके पास वापस आ गया हूँ इस हफ्ते की पूरी न्यूज़ लेकर के इन आवर वीडियो विच इज़ एंटाइटल्ड एज दिस वीक बाय निकेश शर्मा। इस हफ्ते हम लोग पूरी बात करेंगे 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड आर इंडियन एयरप्लेन क्रैश। एयर इंडिया का एक एयरप्लेन अभी क्रैश हुआ है, वंदे भारत मिशन जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाया है, एक इनिशिएटिव जिसके थ्रू वो जो हमारे इंडियंस बाहर इस पैंडेमिक की सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा था। तो एक एयरप्लेन उसका क्रैश हो गया। क्या कंडीशन होनी, वो क्रैश क्यों हुआ, एक नई टर्म हम लोगों को पता चलती है यहाँ पे, टेबल टॉप एयरपोर्ट्स। क्या टेबल टॉप एयरपोर्ट्स क्या होते हैं और जिनकी वजह से ये क्रैश हुआ, और अब आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आगे इस तरीके की क्रैश ना हो, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज 75 ईयर्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। हमें पता है कि 1945 में जब हमारा हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए, उस बात को 75 ईयर्स हो गए। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है डिस्कस करने के लिए कि इस समय क्या सिचुएशन है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की हमारे पास, और किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने के बाद भी हम किस तरीके से उनके साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि वो सिचुएशन जो हिरोशिमा और नागासाकी के साथ आई, वो सिचुएशन अब दोबारा नहीं आनी चाहिए। वहाँ की हिरोशिमा और नागासाकी की सिचुएशन तब क्या थी बॉम्ब डालने के बाद इमीडिएटली बाद, और अब क्या है, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कस हम लोग यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है राइट बाय बर्थ। अब हम लोग राइट बाय बर्थ की बात करें। राइट बाय बर्थ से मतलब है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन ये निकल के आया है कि जो सन का, यानी कि जो फादर का जो सन है, उसका जो हक था फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, वो मतलब स्टेटेड था गवर्नमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन डॉटर का कुछ भी इस तरीके का हक स्टेटेड नहीं था। लेकिन तो डॉटर का जो रहता था वो रहता था पूरा के फादर के विल पर, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब इक्वल राइट दे दिया गया है डॉटर को जितना राइट था सन का। तो वो क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये तो आज का सबसे इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन रहने वाला है। हमें पता है कि जब इस इंडियन इंडिपेंडेंस डे पर जो स्पीच हुई, उस पर हम लोग आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर यानी कि ऑटोनोमस होने के बाद भी हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इमीडिएट जो नेबर्स हैं, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, उसके साथ हमारे साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है इस समय जो सिचुएशन एज पर जो चल रही है। और इतना ही नहीं, जो यूएस के साथ रिलेशन हैं, जो हमारे फॉरेन जो हमारे पुराने मित्र हमारे रशिया के साथ रिलेशन है, उसमें भी काफ़ी सारी इक्वेशन हमारी चेंज हो गई हैं। तो सारी कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ, इन कंट्रीज के साथ जो सिचुएशंस बन रही हैं इस समय, जो इक्वेशन हमारी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आत्मनिर्भर हमारी पॉलिसी है इस समय पैंडेमिक सिचुएशन में हमें देखने को मिल रही है, उसका इस फॉरेन पॉलिसी पर किस तरीके से असर पड़ता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में। हमें पता है अभी रिसेंटली एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। बेसिकली वो वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड था। तो क्या क्या कंडीशंस बनी जिन कंडीशंस में ये प्लेन क्रैश हुआ, और अब आगे हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बारे में, तो ये जो था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वंदे भारत जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया है, उससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली ये दुबई से आ रहा था, और बहुत लॉन्ग ट्रोमेटिक सेपरेशन के बारे में, जैसा कि हम सबको पता है कि पैंडेमिक में बहुत सारे इंडियन लोग बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए थे। तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, जिसमें कि वंदे भारत जिसको नाम दिया था, जिसमें कि बाहर फंसे हुए लोगों को वहाँ से
लेके आया जा रहा था इंडिया में वापस। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, लॉन्ग वेट के बाद ये 7 अगस्त को ये जो ट्रिप थी वो स्टार्ट हुई। और 7 अगस्त की ये ट्रिप मेनली टेबल टॉप रनवे की वजह से इस तरीके का क्रैश हमें देखने को मिला। इसमें जो लोग थे वो बेसिकली एम्प्लॉयड लोग और स्टडिंग लोग थे, और वो जो ट्रैवल कर रहे थे वो लोग थे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेबल टॉप रनवे से क्या मतलब है। टेबल टॉप रनवे, जैसे कि आप ये मैंने सेटेलाइट से इमेज लिया, आप देख पा रहे हैं कि जो बेसिकली जो ग्राउंड है उससे, उस ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन हाइट पर इसका रनवे रहता है। और एक चीज़ और नोटिसेबल पॉइंट है यहाँ पे कि इस तरीके से उसका जो एंड है वो बिल्कुल आपका अर्थ से जो बेस, जो ग्राउंड लेवल है, बेस है हमारा, उससे बिल्कुल टच नहीं होता है। यहाँ पे अगर प्रॉपरली ब्रेकिंग सिस्टम ना हो तो आने वाला जो हमारा एयरप्लेन है वो यहाँ पे क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और दरअसल हुआ भी कुछ ऐसा ही था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इस तरीके के क्रैश ने दोबारा स्पॉटलाइट में ला दिया हमारा टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के बारे में बहस करना हमारा। लेकिन अगर हम बात करें कि हम ये टेबल टॉप एयरपोर्ट, जब हमें पहले से पता है कि इस तरीके की कंडीशंस बन सकती हैं, तो फिर हम ये टेबल टॉप एयरपोर्ट्स क्यों इतने हमारे पास अभी भी हैं, हम इनको हटा क्यों नहीं देते? उसकी मेन रीज़न है प्लेटू या हिली सरफेस पे। अगर हम प्लेटू या हिली सरफेस पे इस तरीके के एयरपोर्ट्स हमें बनानी है तो हमारे पास कोई और चांस नहीं होता कि हम इसको टेबल टॉप ही बनाएं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक यही था टेबल टॉप एयरपोर्ट जो कि जिस पे कि यहाँ इस तरीके का एक्सीडेंट हमें देखने को मिला, इस तरीके का क्रैश हमें देखने को मिला। हमारे पास और मिजोरम में भी है, कर्नाटका में भी है, सिक्किम में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी, सॉरी हिमाचल प्रदेश में भी एक है, और केरला में 2 हैं। और कमाल की बात ये है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट जैसा कोई टेक्निकल टर्म इंडियन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO में नहीं है। ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये हमने अपना जैसे कहते हैं ना इंडिया जुगाड़, तो उसी तरीके से ये हमारी एक जुगाड़ है जिसको हमने टेबल टॉप एयरपोर्ट्स का नाम दिया है, जो कि हिली सरफेस एरिया या फिर प्लेटू एरियाज में काम में आती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एक जनरल पब्लिक को पता होता है, एक चीज़ होती है ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो हम सबको लगता है कि हाँ चलो, सबसे पहले अगर बात होती है इस तरीके का क्रैश आता है तो सबसे पहला नाम आता है हमारा कि व्हाट वाज द मेन रोल ऑफ द पायलट। सबसे पहली बात होती है कि पायलट क्या कर रहा था, कि उसने किस तरीके से बचाने की कोशिश की या नहीं की। उसके बाद फिर बात आती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्या रोल था यहाँ पे। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है ये वेदर कंडीशंस के बारे में बताता है, चाहे वो विजिबिलिटी की बात हो रही हो, रेन की बात हो रही हो, या विंड्स की बात हो रही हो। ठीक है, ये जो है अगर विजिबिलिटी बिलो द मिनिमम, अगर मिनिमम कंडीशन से विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ये जो है ये पायलट को एक आगाह कर देता है, ये पायलट को आप बता देता है कि इस तरह की कंडीशन है। लेकिन ATC कैन नॉट स्टॉप द पायलट। जब पायलट प्लेन उड़ाने के लिए अपने कॉकपिट में जाता है ना, तो जो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पायलट की होती है। पूरा डिसीजन पायलट को लेना होता है, और जो फाइनल डिसीजन है वो पायलट का कहलाता है। तो ATC कभी भी पायलट को स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो वेदर कंडीशंस के बारे में अवगत करा सकता है, वेदर कंडीशन के बारे में बता सकता है। अब बात ये आती है कि इंडियन एविएशन को क्या करना चाहिए। हम टेबल टॉप एयरपोर्ट्स खत्म तो नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पहले ही कि हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जहाँ यानी कि हिली एरियाज की कंडीशन हो गई, प्लेटू एरियाज की कंडीशन हो गई, जिनकी वजह से हम नहीं कर सकते ख़त्म हम इसको। लेकिन हम तो अब करना क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एक्सीडेंट के मेन कॉजेज़ क्या हैं। सिर्फ टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के अलावा प्रॉपरली ब्रेकिंग क्यों नहीं लग पाया, वो सारी चीज़ें हमें ब्लैक बॉक्स से पता चल सकती है। उसके बाद स्टेप्स लेने चाहिए इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए, ऑल बेस्ड ऑन द ICAO स्टैंडर्ड्स। इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हमको
अब ये डिसीजंस लेने चाहिए। अब हम बात करते हैं 75 ईयर्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब की। हमें पता है कि 75 साल हो गए हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि हिरोशिमा पे लगा था उसकी, 1945 से लेकर के, और अब तक 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो है वो बॉम्ब 6 अगस्त को डाला गया था, और 6 अगस्त हमारे अकॉर्डिंग लास्ट वीक की न्यूज होनी चाहिए। मैंने इस वीक में क्यों कवर करी, दरअसल बात ये है कि हिरोशिमा पे बॉम्ब डाला गया 6 अगस्त को, और नागासाकी में बॉम्ब डाला गया था 9 अगस्त को। तो मैंने ये सोचा कि हम नेक्स्ट वीक की न्यूज़ में एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर अटैक्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में स्टडी कर लेंगे, इसलिए हमने ये आर्टिकल अब डिस्कस किया। तो 6 अगस्त को जो ये बॉम्ब डाला गया जापान में हिरोशिमा में, इसको लिटिल बॉय नाम दिया गया है। और ये जो दिन है 6 अगस्त का, ये अवेयरनेस के तौर पर बनाया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स से होने वाले डेंजर्स के बारे में और जानकारी देने के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन दोनों बॉम्ब्स के बारे में। तो 6 अगस्त को जैसे कि मैंने बताया हिरोशिमा पे डाला गया, और 3 दिन बाद फैटमैन, वो लिटिल बॉय था, ये फैटमैन नागासाकी पे डाला गया, और अराउंड 1,50,000 लोग तो वेपराइज हो गए, और 1,30,000 लोग आपके रेडिएशन सिकनेस से, बर्न से और अदर चीज़ों की वजह से अभी भी जूझ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 75 ईयर्स होने के बाद भी अभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लोग इससे पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं। ऊपर से ये जो सिचुएशन है कोविड-19 की चल रही है, तो क्या ही कह सकते हैं, मतलब कहते हैं कि एक प्रॉब्लम और उसके ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन नाउ डेज कोई भी हमारा न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं करता। सबको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये छुपी हुई है, लेकिन दरअसल बात ये है कि जो न्यूक्लियर रिस्क है ये छुपे होने के बाद भी दे आर ग्रोइंग, वो अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, उसका एक नज़र हम देख लेते हैं कि इस समय भी कई कंट्रीज के पास अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जैसे यूएस के पास 6800 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया के पास अराउंड 7000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नॉर्थ कोरिया हैज़ 20, इंडिया हैज़ 130, पाकिस्तान हैज़ 140, चाइना हैज़ 270, यूके हैज़ 215, फ्रांस के पास 300 हैं, इजराइल के पास 80 हैं। और ये जो है ये ऑल फिगर्स आर अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट है एज पर द बीबीसी न्यूज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार जरा देख लेते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी हैं कहाँ पे। तो ये जापान है, जापान में हिरोशिमा ये और नागासाकी ये है, जो कि नियर अबाउट द पोर्ट, नागासाकी इज वेरी नियर अबाउट द पोर्ट सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सिचुएशन थी हिरोशिमा और नागासाकी की, इसने 75 ईयर्स हम लोग एनिवर्सरी तो बना रहे हैं, बट इट इज स्टिल हॉरर्स। ये अभी भी एक हॉरिफाइंग टास्क है जो कि फिजिकल इम्पैक्ट बनाता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल और हेल्थ, एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इसके इन न्यूक्लियर वेपन्स के ये इम्पैक्ट्स हैं। तो ये हमें समझने वाली चीज़ है, और वी शुड हैव अ लार्ज रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी सो दैट वी कैन अवॉइड these kind of destructions। हम बात करते हैं राइट बाय बर्थ की। तो हमें ये पता है अभी तक की अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उस पर सिर्फ सन का हक होता है, यानी कि जो सन होता है उसको फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। लेकिन अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि जो जितना राइट यानी कि जितना हक फादर की प्रॉपर्टी पे सन का था, उतना ही हक फादर की प्रॉपर्टी पे डॉटर का भी होगा। और ये इसका जो एम था वो एंड करना था डिस्क्रिमिनेशन को, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाए। जॉइंट लीगल हेयर एंड इनहेरेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू मेल है, यानी कि जितना हक जो मेल का है उतना ही हक फीमेल का भी रहता है। अच्छा, ये जो है ये 3 जज की बेंच बनाई, और जस्टिस अरुण मिश्रा ने रूल्ड दैट हिंदू वुमेन राइट टू बी जॉइंट हेयर
टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ। तो ये कहना चाहते हैं कि जो बर्थ से ही है और इस बात का कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो फादर है उसका जन्म, मतलब फादर की डेथ हुई है या फिर वो अलाइव है। और ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 के अकॉर्डिंग द हिंदू वुमेन आर राइट टू बी जॉइंट लीगल हेयर, यानी कि उनका उतना हक है जितना कि मेल्स का है। आगे बात करते हैं जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था, उस 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। तो ये जो इनहेरेंस प्रॉपर्टी है वो उस टाइम तक 1956 के रूल्स तक केवल मेल जो थे वो लीगली उसके उत्तराधिकारी थे, बट अब उसमें जो चेंज किया गया उसके अकॉर्डिंग मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी उतने ही उत्तराधिकारी हैं, उतनी ही हक रखती हैं उस प्रॉपर्टी पे, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। अब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है, यहाँ पे हिंदू का नाम आ गया तो ये जरूरी नहीं है केवल हिंदू के लिए है। ये जो है ये लॉ एवरीवन पे अप्लाइड होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ज्यूज हो, और चाहे हम बात करें बुद्धिस्ट की, सिख्स की, जैन्स की और आर्य समाज वाले फॉलोअर्स की, ब्रह्मो समाज वाले फॉलोअर्स हैं, उनको भी ये उन पर भी ये अप्लाई होता है। तो समान उत्तराधिकारी जो है वो अब गर्ल चाइल्ड भी यानी कि डॉटर भी है। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ ये मेन इसका रीजन यही था ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म किया जा सके। द लॉ अप्लाइज के ये लॉ अप्लाई करता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये इन स्टेट सक्सेशन इन पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि सक्सेशन में आगे आपका जाएगी एज पर द लॉ नॉट एज पर द विल, यानी कि मेरी विल नहीं होने के बाद भी मुझे देना पड़ेगा, ऐसे कह सकते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कई बार क्या होता था कि फादर जो है वो केवल सन के नाम कर देता था, क्योंकि सन का तो हक बनता ही बनता है। ऐसा 1956 से पहले के रूल के अकॉर्डिंग था, बट अब उस रूल में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिसके अकॉर्डिंग ये है कि फादर को जो प्रॉपर्टी है वो सन को भी देनी होगी और डॉटर को भी देनी होगी, दोनों को ये आपको देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि ये जो 174th लॉ कमीशन है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हिंदू सक्सेशन लॉ में ये अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि 2005 के इस अमेंडमेंट से पहले भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपना इसको चेंज कर लिया था, जैसे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, इन गवर्नमेंट्स ने इनको पहले ही अप्लाई अपने पास कर लिया था। तो अभी इसमें एक और इससे फायदा हुआ कि बहुत सारे जो पेंडिंग केसेस है प्रॉपर्टी इश्यूज के वो भी इस एक्ट के अंदर आते ही आपको वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पे गवर्नमेंट का क्या टेक है या स्टेट गवर्नमेंट का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने ये पहले से ही अप्लाई कर रखा है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो सॉलिसिटर जनरल है हमारे तुषार मेहता, उनका ये कहना है कि ये जो लॉ है ये इक्वल राइट देगा वुमेन को, तो गवर्नमेंट भी इसके सपोर्ट में है। अब हम बात करते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी की। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जो इंडिया है वो एशिया में हमारा साउथ साइड में ये है, और इंडिया के पास यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, thanks and regards. I hope I was able to add the values to your life. Suggestions are already. तो ये तो वो फॉरेन कंट्रीज हैं जो कि हमारे बिल्कुल नेबर्स हैं। रशिया का पोर्शन हमारा, यूएस का पोर्शन, ये किसी एक इंसान के साथ इजराइल का पोर्शन, अगर ईरान का पोर्शन, टू एड द वैल्यूज टू योर लाइफ। आजकल के वर्ल्ड में हमारे हेल्प किया है, अगर आपकी लाइफ को थोड़ा सा नियर बाई नेबर्स हैं उनके साथ जो फार नेबर्स हैं, तो किसी एक बंदे के साथ, उनके साथ भी रिलेशन काफी इम्पोर्टेंट, और उसको भी ये बोले कि एटलीस्ट किसी एक इंसान। और साथ ही साथ जब हम लोग आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर बनना प्लस
हमारे इस तरीके से dislike if you do not like anything जो about फॉरेन about पॉलिसीज this को video, रखना and ये please काफी comment section आप लिखो आप स्ट्रेटेजिक इसमें बता दें कि डेप्थ आपने वाली dislike चीज क्यों है, किया था, तो so that हम किस improve तरीके करते से रहें। है उसके बारे में हम मिलते हैं यहाँ आपसे पे अगले स्टडी हफ्ते करेंगे। पूरे हफ्ते की न्यूज। अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस की जो कि इंडिया फेस करता है, तो वो जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं हमारे चाइनीज सोल्जर्स जो LAC पे आ रहे हैं। वो अभी हमें पता है कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काफ़ी दिनों तक रहे, काफ़ी रस्साकसी रही, और नेपाल ने नया मैप निकाला। मैंने लास्ट टाइम कवर किया था कि पाकिस्तान ने भी एक नया मैप निकाला है। चाइना के साथ जो ईरान का वर्चुअल अलायंस है, अब तक ईरान की हमारे साथ जो दोस्ती रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना की भी जो है वर्चुअल अलायंस इसके साथ बढ़ता जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पाकिस्तान तनातनी बना के रखता है वो पोर्शन, और फाइनेंशियल क्राइसिस जो पूरे वर्ल्ड में इस समय फैली हुई है। तो पहले बात करते हैं हम चाइना की। तो चाइना का हमें पता है कि जो वुहान स्पिरिट और जो चेन्नई कनेक्ट वाला जो इशू है वो चल ही रहा है, और हिमालयन ब्लंडर हम उसको कहते ही हैं, क्योंकि चाइना इज कमिटेड द हिमालयन ब्लंडर बाई मिलिट्री एडवेंचर एट द बॉर्डर, यानी कि वो जो मिलिट्री का उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रखा। तो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो सीरियसनेस बनी थी काफ़ी टाइम तक, उसको हमने हिमालयन ब्लंडर का नाम दिया गया यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो चाइना की जो सिचुएशन है वो तो हमें पता ही है, और जो रशिया की सिचुएशन है वो भी अब धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, क्योंकि 1962 में जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे आया था, उसमें जो रशिया के शब्द थे वो बड़े ही यूनिक थे। उसने बोला कि एक तरफ हमारा ब्रदर है और दूसरी तरफ हमारा फ्रेंड है, हम किसी भी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवेन नहीं करेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो रशिया की इस समय सिचुएशन है, तो जो रशिया का है वो भी क्वासी अलायंस है चाइना के साथ, यानी कि पूरा सामने से नहीं, पीछे से अलायंस चाइना के साथ अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडिया है उसको परमानेंट मेंबर बनाने की बात करी जा रही है, जो वीटो पावर देने की बात करी जा रही है, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम अपना 74th इंडिपेंडेंस बनाते हैं, और जो हम ये कहते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनना है, तो किस तरीके से हमारी क्या क्या गोल्स रहते हैं एज पर आर इंटरनेशनल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज। तो हमारा एक तो डोमेस्टिक गोल है कि जो फ्यूचर डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, डिपेंडेंसी क्रिटिकल कमोडिटीज पे। क्रिटिकल कमोडिटीज कैसे मतलब हो गया, क्रिटिकल कमोडिटीज का मतलब फूड की बात हो गई, हमारी मेडिसिन की बात हो गई, ये क्रिटिकल चीज़ें जो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। फॉरेन पॉलिसीज की अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि ऑटोनॉमस भी रहना है लेकिन स्ट्रेटेजी भी रखनी है, यानी कि आपको अपने आप में आत्मनिर्भर भी रहना है लेकिन अपने नेबर से बना के भी रखनी है, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। इंडिया ये प्राइड करता है कि ग्रेट सुपर पावर है, मतलब किसी भी ग्रेट सुपर पावर की अभी तक जो प्रेशर में नहीं आया, ये एक इंडिया के प्राइड की बात हो जाती है। आगे बात करते हैं ऑटोनॉमी फॉर मेकिंग फॉरेन पॉलिसीज। पहले जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर था, यानी कि पहले इंडिया में 1947 से लेकर 1991 तक बाइपोलर वर्ल्ड रहता था, US की बात चलती थी, रशिया की बात चलती थी। उसके बाद फिर यूनिपोलर हो गया 1991 से लेकर के 2008 तक। बट इस समय सिचुएशन जो है वो मल्टीपोलर बनती जा रही है। तो जो ये बहुत सारे सुपर पावर्स छोटे बड़े हैं, तो उनके साथ किस तरीके से डील करना है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात होती है। तो हमें पता है कि बहुत सारे इवेंट्स हमने हिस्ट्री में देखे हैं, 1962 का वॉर ले लो, 1971 का वॉर, और कारगिल वॉर 1989 का जो था। 1962 के वॉर में हमने US की हेल्प मिली थी, US फॉर इमरजेंसी मिलिट्री एड मिली थी। 1971 पाकिस्तान में ट्रीटी फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप कोऑपरेशन विद सोवियत यूनियन, तो जो सोवियत यूनियन था उसके साथ भी ये चाइना और US, मतलब सोवियत यूनियन की प्रेजेंस में चाइना और US के बीच में, चाइना और US के साथ में, और ये जो हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, इसमें फ्रेंडशिप और कॉपरेशन का काम हुआ था। 1999 में भी जो डायरेक्ट इंटरवेंशन था US का, वो हुआ था। और इंडिया डिड नॉट बिकेम एनी लेस ऑटोनॉमस एंड जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस into the facto alliance like cooperation and major powers।
ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एसेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस है, यानी कि जो हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ये आपका कैन कॉन्स्ट्रिक्ट इंडियन ऑप्शंस, ये कि ये जो इंडिया के ऑप्शंस है ये कम कर सकता है। जैसे कि ईरान की अगर बात करें उसके साथ रिलेशन की, रशिया के साथ बात करें उसके साथ रिलेशन की, और इस समय जो चाइना के साथ सिचुएशन है उस सब की। तो ये जो सेल्फ रिलायंस है ये हमें एक स्ट्रेटेजिक रखना पड़ेगा, मतलब ऑटोनोमस भी होना है और साथ साथ हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के साथ में भी एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी बनानी है। और ये हम लोग पहले भी करके आ चुके हैं, वेरिएबल कॉम्बिनेशन विद सेवरल लाइक माइंड पार्टनर्स, यानी कि हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे जिनमें कि लाइक माइंड पार्टनर्स हैं और अपना मैक्सिमम अपने पोटेंशियल को करने के लिए ये यूज किया जाएगा। So now we are in the end of the situation. Thanks and regards. I hope I was able to add the values to your life. Suggestions are always welcome. This is Aniket Sharma in front of you. Like if you really like this video, share at least with someone else. At least किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें। अगर if I was able to add the values to your life, अगर मैंने आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हेल्प किया है, अगर आपकी लाइफ को मैंने थोड़ा सा भी इम्प्रूव करने की कोशिश की, आपको कुछ ऐसा नया बताया जो आपको नहीं पता था अब तक, तो किसी एक बंदे के साथ, किसी एक इंसान के साथ जरूर ये शेयर करें और उसको भी ये बोलें कि एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ शेयर करें। एंड सुन वी कैन मेक अ होल न्यू आर्मी। एंड डिसलाइक इफ यू डू नॉट लाइक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें बता दें कि आपने डिसलाइक क्यों किया था, सो दैट हम इम्प्रूव करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते पूरे हफ्ते की न्यूज़ एनालिसिस के साथ। दिस इज अनिकेत शर्मा, ऑलवेज योर्स, साइनिंग ऑफ।